मलिक साहब, जनाब अली अहमद कुर साहब, जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक़ सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्टेड सदूर और दूसरे मेरे रफ़ा भाई और बहनों, काफ़ी वक्त हो गया है और बहुत अच्छी मुझसे पहले तजावीज़ और तकारीर हुई हैं। मैं समझता हूँ कोई चीज़ ऐड करने वाली तो नहीं रही, लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे सामने क्या चैलेंज है, और मैं समझता हूँ वकला ने जिस तेज़ी से इस चैलेंज को कबूल किया है, मैं सलाम पेश करता हूँ। जब पहली दफ़ा सुना कि यहाँ पर कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है और इसी तरह कोई सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने जा रही हैं, तो मुझे इतनी हैरत और इंतहा का अफसोस हुआ कि ये बात कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में, सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हाई कोर्ट की मौजूदगी में बनने का सिर्फ दो ही शख्स सोच सकते हैं। एक वो जो लाइलम हों, जिनको दुनिया के कवानीन और सिस्टम्स ऑफ कोर्ट्स का ना इल्म हो। जिस तरह सलाहुद्दीन साहब का बिल्कुल रेफरेंस दिया कि इन्होंने 30 सितंबर को एक बहुत आला किस्म का एक द न्यूज़ में, मैं समझूंगा सबको पढ़ना चाहिए। दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारे निज़ाम में जो कॉमन लॉ से मुतल्लिक़ है, एक यूनिफाइड इंटेग्रेटेड सिस्टम होता है जो नीचे मैजिस्ट्रेट से लेके सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही निज़ाम चलता है, बीच में कोई इधर उधर नहीं होता। ये पाकिस्तान में निज़ाम है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में भी है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सब जगह। लेकिन एक और निज़ाम है जहाँ पैरेलल कोर्ट सिस्टम होता है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल लॉ कहते हैं। अगर कोई पढ़ ले तो उसको समझ में आएगा कि वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एज सच नहीं होती, वो सारी पैरेलल कोर्ट सिस्टम होता है, चाहे लेबर का है, सिविल का है, क्रिमिनल का है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सोशल लॉ, वो सारे। और वहाँ पर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाती है। वहाँ तो इसके साथ मिलती जुलती एक कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बनाई जाती है। हमारा उस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं, ना हम लोग समझते हैं, ना हमने आजमाया हुआ है। सो इस किस्म की बात करने वाला या लाइलम होगा या बदनीयत होगा। वो इस मुल्क के आईनी और कानूनी और अदालती निज़ाम को तहत करना चाहता होगा, तभी ये बात करेगा, वरना मैं उसको वकील मानने को तैयार नहीं हूँ। वो वकील नहीं है जो काले कोट को दफन करना चाहता है, आग लगाना चाहता है। इसके बाद अगर अदालतों की मुतवाज़ी निज़ाम बन गया, मुतबादल निज़ाम बन गया, तो फिर उसके बाद कोई किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 70 साल में, 70-75 साल में। मैं खुद बहुत क्रिटिक हूँ इस बात का। लेकिन अगर कोई इमारत में कोई डिफेक्ट है तो उसको दुरुस्त करें। इमारत गिराना नहीं मकसद। अगर अदालती निज़ाम में कोई नक्स है तो उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये मकसद नहीं कि उसको वैसे ही गिरा दिया जाए। क्योंकि मसला क्या है, असल मसला क्या है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। असल मसला ये है कि एक पिटीशन थी जिसमें कि कराची बार भी पार्टी थी और सलाहुद्दीन के वकील थे। मैं खुद वकील था शौकत सिद्दीकी का। उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं जो मैं आपको आज पर, कि मेरे पास आके एक ISI जनरल ने, फैज़ हमीद का नाम था, उसने आके कहा कि भाई इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, तुम्हें जल्दी चीफ जस्टिस बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उसने कहा मैं फिर आऊँगा, जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता।
फिर दूसरी दफ़ा कुछ दिनों के बाद फिर गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 दिन लेट हो गया हूँ, मुझे 2 दिन जाना पड़ गया कराची, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के स्क्रू टाइट करने थे, उनके स्क्रू ढीले हो गए थे, तो मुझे 2 दिन लगे उनके स्क्रू टाइट करने के लिए, तो इसलिए मैं आपके पास आया। और फिर उसको कहा कि मुझे ये सर्विस से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बाजवा कहता है अरे तुमसे एक हाई कोर्ट का जज हैंडल नहीं हो रहा, किस किस्म के तुम आईएसआई चीफ हो, इंटेलिजेंस चीफ हो, एक हाई कोर्ट का जज तुमसे नहीं। ये कंटेम्प्ट है जजेस के बारे में, इन फौजी जर्नैलों की। भाई तुम कौन होते हो? दुनिया में सुना आया कभी इंडिया में कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भेज सकता है इंटेलिजेंस चीज को, जाओ उस पॉलिटिकल पार्टी के स्क्रू टाइट कर दो? क्या काम है उसका? क्या कोई किसी को भेज सकता है कि फलां जज से कहो कि ये काम करे? ये किसी भी आईनी निज़ाम में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमने खुद इन जर्नैलों को अपने सर पे सवार कर लिया है। कभी उससे मिलकर एक पार्टी इक़्तिदार में आती है, फिर उसको गिरा के दूसरी आ जाती है। जिस रात ये पता चला कि जी हाँ कोई नया आ रहा है, तो हम बैठे रहे कि भाई वो है किसके पास जिसके लिए रात को बिठाया हुआ है। उन्होंने कहा, पूछा कि एक साहब जो अपने आप को फेडरल लॉ मिनिस्टर कहते हैं, उनके पास है? कहते नहीं, गालिबन प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं था वो मसवदा। तो मसवदा कहाँ था? पता चला वो जीएचक्यू में तैयार हो रहा था। यही मसला है, दिस इज द प्रॉब्लम। पॉलिटिकल पार्टीज खामखा इसमें उनका साइड देती हैं, बारहा देख चुकी हैं कि इन्हीं के हाथों पहले कंधे पे चढ़ती हैं। 1985 में एक हुकूमत अपने हाथ से बनाई थी, एक पार्टी लिस्ट सिलेक्शन की बुनियाद पर, एक डिक्टेटर जिसका नाम ज़ियाउल हक था। उस मौके पर जिस पर ज़ियाउल हक था और मोहम्मद खान जुनेजो साहब जिनको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा था, ज़ियाउल हक ने कहा अपनी उंगली के इशारे से, एक दफ़ा बाहर को उंगली, पहले उसने अपनी तरफ उंगली की, इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, हम कुछ ले नहीं रहे। फिर उसने उंगली दूसरी तरफ की, हम कुछ दे रहे हैं। जिंदगी में वो एक ही दफ़ा उसने सच बोला है, वो भी गलती से बोल गया, लेकिन ये माइंड सेट है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। वो क्या कह रहा था? देखो, मुल्की वसाइल भी हमारे हैं, मुल्की इक़्तिदार भी हमारा है, मुल्क का दिफा भी हमारा है, मुल्क का आइन भी हमारे तहत है। क्योंकि ज़ियाउल हक कहा करता था, ये क्या चीज़ है आइन? ये 24 सफ़े का कागज़ है, अगर आपको याद होगा, मैं जब चाहूँ फाड़ के फेंक सकता हूँ। ये माइंड सेट है हर जनरल का, कोई भी हो, जो आता है वो समझता है वो इस मुल्क का और उसके साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इसकी मालिक बन चुकी है। इसलिए उसने कहा कि इक़्तिदार तो सारा हमारा है, मोहम्मद खान जुनेजो कुछ तुम्हें उसमें से दे रहे हैं। इसका मतलब जब चाहे वापस ले लेंगे, जब तक आप इनको वापस अपने अपने जगहों पर, बैरकों पर नहीं भेजेंगे, ये मजाक इस मुल्क के साथ होता रहेगा। कभी एक सियासी जमात इस्तेमाल होगी, कभी दूसरी सियासी जमात इस्तेमाल होगी। इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई इस वक्त तुम इसके इस्तेमाल में आ रहे हो, कल को तुम ही उठा के बाहर फेंकेंगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हम इसके हाथों खेल गए हैं। ये बदकिस्मती मुसलसल चल रही है, हर सियासी जमात यही गलती करती है। दूसरी बात, जुडिशरी से क्या शिकायत है? जुडिशरी से शिकायत है कभी कभी ये इंडिपेंडेंस शो करती है, जनरली नहीं करती। इरशाद हसन खां होते हैं, यहाँ शेख रियाज भी रहा है, अब उन्हीं की एक शक्ल में एक बनाम काजी फैज़ भी बैठा है, जिसको एक ज़माने हमने कंधों पे उठा लिया था। मुझे मुनीर मलिक साहब ने और मरहूम रशीद रिजवी साहब ने कहा था कि ये मुझे ख्याल था कि इससे चंद एक अच्छी जजमेंट्स दी हैं। इसने एक जुर्रत की थी
कि कहा था कि भाई जर्नल्स जाओ जाके एक आइन के तहत अपना हल्फ पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है तुम सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बहुत अच्छी बात की थी। उसके फ़ौरन बाद उसके ख़िलाफ़ सारा साजिश शुरू हो गई और रेफरेंस हो गया। मैं तो उस काजी फाइज साहब को सपोर्ट कर रहा था। मैं तो उस काजी फाइज साहब को सपोर्ट कर रहा था जिसने 2015 में फुल कोर्ट में जब हमने चैलेंज की थी 21वीं तरमीम मिलिट्री कोर्ट्स की, मैं उसमें लीड काउंसिल था, तो उसमें उसने 6 जजों में से एक था जिन्होंने डिसेंट किया था कि हाँ आइन के तहत मिलिट्री कोर्ट सेटअप नहीं हो सकती। मैं तो उस काजी फाइज साहब के साथ था। मैं तो उस काजी फाइज साहब के साथ था जिसने एक जजमेंट में कहा है कि जनरल्स को और जजेस को प्लॉट्स नहीं मिलने चाहिए। इस किस्म की अच्छी अलाम मैं उस काजी फाइज साहब के साथ है। बुलीदी साहब जानते हैं जब 2016 में एक ट्रेजिडी हुई थी बहुत बड़ी कोयटा में, हमारे 56 वकील शहीद हो गए थे एक टेररिस्ट अटैक में। और उसके बाद सुओ मोटो था, जमाली साहब चीफ जस्टिस थे, और उसके सामने मुझे बलूचिस्तान के सारी बार्स का रिप्रेजेंट करने का एजाज़ मिला। तो मैंने कहा इसमें कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं और सुप्रीम कोर्ट का हो और उसमें वो जज हो जो का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से हो। उस पर थोड़ा सा मुझसे नाराज़ हुए थे जमाली साहब, लेकिन आखिरकार उन्होंने बना दिया। और वो जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी काजी फाइसा ने, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, पढ़ी थी। ये हुकूमत उससे नाराज़ हो गई थी, इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई। मैं तो उसको समझता था कि एक मुख्तलिफ जज आने वाला है। मुझे क्या पता कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ज़ाती लालच, नफ़रतें, ये चीज़ें लोगों को अपने आप से अलग कर देती हैं। ये एक हमारी अनफॉर्चुनेट बात है और सारे वकला ने साथ दिया है। उसका उसने इसलिए साथ दिया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसको पनिश करना चाहती थी उसकी इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन अफसोस की बात है आज उनका वो सबसे बड़ा आलाकार बन के रह गया है, सबसे बड़ा सहूलतकार बना हुआ है। फैसल सिद्दीकी तो यहाँ तक कहा वही है एक जिसके लिए सारा कुछ हो रहा है। मैं नहीं समझता, इसमें बहुत सारे और भी सहूलतकार हैं जो सोचते हैं कि मेरे फ़लाँ रिश्तेदार को वज़ीर आज़म बन जाएगा, मेरा फ़लाँ रिश्तेदार वज़ीर आला बन जाएगा। बड़े बड़े चक्कर दिए हुए हैं और इस चक्कर में बहुत से लोग फंसने वाले हैं और फंसे हुए हैं। वो ये नहीं समझते कि अगर निज़ाम बर्बाद हो गया, अगर अदालतें जो बेमानी हो गई, अगर आइन जो है बेअमल हो गया, तो उनकी भी कोई जगह नहीं होगी। फिर कम्प्लीटली इसी माइंडसेट के नीचे हम आ जाएंगे जिस माइंडसेट ने इस मुल्क में ना जमहूरियत आने दी, ना आइन की अमलदारी होने दी, ना रूल ऑफ लॉ होने दिया। लिहाजा मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, कराची बार ने हमें इकट्ठा किया। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ग़ालिबन 16 सितंबर की बात थी जब ये बात सामने आई, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस करते हुए मीडिया को ये कहा था कि हम किसी शक्ल में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारे लिए यही सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ फेडरेशन है, यही सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। लिहाजा इसके मुतबादल कोई कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। ये वकीलों की लाशों पर से गुजर के बनाई जाएगी। ये नहीं बनने देंगे, नहीं चलने देंगे। भूल जाओ कि तुम चंद चमचे और टाउट वहाँ बिठा के अपनी मर्जी के फैसले लोगे। अभी तक मुझे पता चला है किन किन के इंटरव्यू हो रहे हैं, वो वकील नहीं, बेशतर वो टाउट हैं जिनको ये फेडरल सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज बनाना चाहते हैं, जो खुल्लम खुल्ला सौदे करेंगे। इसलिए हमारे लिए ये ज़िंदगी मौत की लड़ाई है। अगर आइन बचाना है हमारा मकसद ही ये, वरना हमें काले कोट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आग लगा दें इसको, अगर हमने इसी किस्म की अदालती निज़ाम का हिस्सा बनना है। तो इसलिए मेरे भाई, हमने इस बारे में मैं अपने भाइयों बहनों से हर जगह रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने खड़े होना है। ये एक बहुत लंबी जंग है। एक बात और मैं करता चलूँ, जब मैंने उस वक्त ये बात कही थी
तो मुझे नहीं पता था कि एक माह के अंदर मामलात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कईयों ने कहा तुम किस मुंह पे कहते हो कि तहरीक चलेगी। मैंने कहा मैं नहीं कहता, मैं वकला को समझता हूँ। वो कभी इस किस्म की गलीज आइली तरमीम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना चलने देंगे, ना आने देंगे। तो इसलिए मैंने ये कह दिया और मैं ममनून हूँ सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, जिसने 19 सितंबर को पहला मुल्क गिर कन्वेंशन किया। असद मजूर भट्ट साहब के साथ कोई इतनी अच्छी नहीं हुई यहाँ, अपनी तकरीर के बाद कोई रिएक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा। उनका बड़ा रोल है, ही इज़ अ फर्स्ट टू टेक द इनिशिएटिव। दूसरा इनिशिएटिव फिदा गुल ने बतौर प्रेसिडेंट पेशावर हाई कोर्ट बार लिया, जो 5 तारीख को मुल्क गिर कन्वेंशन हुआ, जिसके रस्ते रोके गए। और तीसरा रियासत अली आज़ाद सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, उसके साथ इस्लामाबाद बार काउंसिल भी शामिल थी और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन भी एक मुल्क गिर कन्वेंशन किया है 7 तारीख को। मैं उसके बाद सोच में था और मैंने आबिद ज़ुबैरी साहब से भी बात की और भी दोस्तों से कि भाई कराची के बग़ैर ये मामला आगे नहीं चलता। हर दौर में मेरा तो यहाँ 69 से इन तहरीकों से ताल्लुक़ है। अयूब खां के ख़िलाफ़ भी मैं तहरीक वकला के जुलूसों में जाता रहा हूँ और उनसे 80-81 में जब हमारे यहाँ लीडर मुनीर मलिक और रशीद रिजवी साहब होते थे, उनके साथ भी, और फिर 90s में भी। तो कराची से ज़्यादा बहादुर वकला का जो इनिशिएटिव है मैंने बहुत कम देखा। तो कहीं यहाँ भी हो जाए तो मैं आपका जनाब, आपका वलैद साहब, आपका और आपकी टीम का ममनून हूँ। आपने हमारी इज़्ज़त रख ली, आपने कराची की इज़्ज़त रख ली, आपने पाकिस्तान में इस तहरीक को आगे ले जाने की इज़्ज़त रख ली। मैं आपका फ़र्दन भी सारे पाकिस्तान के वकला की तरफ से भी ममनून हूँ। आपने कराची की ट्रेडिशन भी कायम रखी, कराची का रोल भी जो था हमेशा वकला का वो भी कायम रखा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्तों में आपने इस जो जंग है इसमें आगे रहना है। मैं एक सजेशन अपार्ट इन एडिशन टू जो सजेशन मुनीर मलिक साहब ने दी है, मैं पूरी तरह 100% इत्तफाक करते हुए मैं ये कहूँगा कि आप एक एक्शन कमेटी बनाइएगा जो इस तहरीक को आगे लेके जाए, जैसे हमने 2007 में बनाई थी। इसमें मैं कहूँगा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, पेशावर हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार, उनका सदर आपने तकरीर सुनी, इतना बहादुर नुमाइंदा मैंने बहुत कम देखा है, बहुत अजीम, उसको भी उसमें शामिल करें। उसमें बलोचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से राह बुलीदी साहब भी हों, इसमें आपके सिंध बार काउंसिल के भी नुमाइंदे हों, इसमें और भी नुमाइंदगान जो हैं केपी के बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, उनके भी नुमाइंदगान हों जो कमिटेड हों। उनकी एक्शन कमेटी बनाइएगा और ये सिलसिला कन्वेंशंस का सिलसिला आगे लेके जाने का जारी रहना चाहिए। मैं आपसे बहुत बहुत ममनून हूँ और यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को यहाँ पर नहीं रुकना, अभी हमने बहुत फासला तय करना है, क्योंकि वो मंजिलें बहुत सारी हैं जो कि हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी। क्योंकि यहाँ पर सवाल वहाँ आ गया है जो कभी कभी कौमों की तारीख़ में आता है। जिस तरह बांग्लादेश में वो वक्त आया, इस तरह से एक वक्त आया जब इंडोनेशिया में ये वक्त आया, 30 साल सौहार्दों के ख़िलाफ़ जब आवाज़ बुलंद हुई तो उस वक्त तब्दीली आई और वो तब्दीली का आज तक असरात चल रहे हैं। हमें कहीं रुकना नहीं। हमने इस मुल्क में जब तक आइन की अमलदारी और सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं ले आते और जब तक हम अपनी फ़ौज को अपने काम पर ना ले जाएं, क्योंकि वो नहीं हो रहा। रोज़ आप देख रहे हैं किस तरह से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, किस तरह से हमारे पुलिस के फ़ौज के जवान बेचारे शहीद हो रहे हैं।
इसलिए कि आपका ध्यान सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ पड़ा हुआ है। आपको कोई एहसास नहीं कि अपना काम करना सबसे पहले ज़रूरी है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए आप नहीं काम कर रहे, उसके बरक्स आपको सिर्फ पॉलिटिशियंस के जो हैं स्क्रू टाइट करने की पड़ी हुई है। आपको जजेस के स्क्रू टाइट करने की, उनको अपने मुताबिक हैंडल करने की पड़ी हुई है। आपको पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, अब जुडिशल इंजीनियरिंग की पड़ गई है। इसलिए मुल्क का ये हाल है कि यहाँ पर टेररिस्ट दूसरी तरफ से आके हम पर हमले कर रहे हैं और आप बेबस बैठे हैं। इसलिए जाओ अपना काम करो और आइन को अपनी अमलदारी करने दो। बहुत बहुत शुक्रिया।